let's welcome our guest. Ma'am, can you please introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवाना आसिफ है और मैं CEO हूँ इमर्जिंग विजन्स की और प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। Sir, please introduce yourself. Yeah. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali and I am the Business Development Manager at Emerging Visions. I am also the IELTS trainer at the same organization. I have been teaching students for the past 8 years and I have a lot of success stories. Okay, thank you for your introductions. And ma'am, can you please also introduce your organization a little bit? कि क्या करती हैं आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? इमर्जिंग विजन्स बेसिकली एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है और एक वीज़ा काउंसलिंग है। हमारी एक जो मेन पार्ट है दैट इज़ करियर काउंसलिंग एज वेल। हम इस बिज़नेस में तकरीबन 25 साल हो गए हैं हमें, जो हम करियर काउंसलिंग और एजुकेशनल कंसल्टेंसी कर रहे हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स से मिले हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ और एप्लीकेशंस और यूनिवर्सिटी की चॉइसेस पे काम किया हुआ है। We've been in, like, if you would like me to tell you about myself, so I'm connected to the education for the past 35 years, and I started my own consultancy services and career counseling services for the reason that there was no guidance for the students who wanted to go abroad or wanted to study in Pakistan. So that's how I came into this business, and this is what we do. Ma'am, can you please elaborate the career counseling part which you're offering? क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि there is a dire need for that. अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल बैचलर कर लिया या FSc कर लिया, उसके बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि I have been to many universities and met thousands of students. तो जो करियर काउंसलिंग की बात है वो मतलब स्टार्ट से अगर आप लेना चाहें तो उसमें स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। या तो ये कि वो पेयर प्रेशर होता है कि जी अगर एक बच्चा वो जा रहा है इंजीनियरिंग में तो उसका फ्रेंड कहता है मैंने भी इंजीनियरिंग में जाना है, या आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। तो उसमें ये होता है कि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया, जो मेरे बच्चे इस स्टेज पे थे कि उनको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तो कुछ भी नहीं था। कोई यूनिवर्सिटीज़, कोई कॉलेजेस, कोई किसी किस्म की कोई सर्विसेज अवेलेबल थी ही नहीं। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपना रिसर्च किया और मैंने कोर्सेज किए और इस तरीके से मैं इस फील्ड में आ गई। लेकिन जब मैं आई तो जाहिर है कि जब आप आते हैं एक फील्ड के अंदर तो आपको ज़्यादा पता चलता रहता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो करियर काउंसलिंग के सिलसिले में जो है वो स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता। बहुत से बच्चे जो हैं वो सिर्फ इसलिए ख्वार हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, they've taken decision under some kind of pressure. So that's why they are, when they want to go for higher studies or when they want to continue their studies, so they are stuck. Yes, exactly. Sir, आप जरा गाइड करेंगे कि which countries you are offering services for example Europe, US, Middle East? Yes, we are working for countries like United Kingdom, United States, Australia and Canada. In 4 countries में we are sending the students both for bachelor's and master's program. Okay. However, in Europe we have Germany and then we have Hungary for the bachelor's and master's program. बाकी ये है कि यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, लिमिटेड ऑप्शंस बट ओनली फॉर बैचलर्स। उसमें नेदरलैंड्स है, स्वीडन है,
फ्रांस है। हाउएवर कुछ और कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ यूके या ऑस्ट्रेलियन या यूएसए यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल मलेशिया, फॉर एग्जांपल दुबई नहीं सही, इनफैक्ट इट्स यूएई, जहाँ पे सम यूनिवर्सिटीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और यूके वो उन्होंने अपने कैंपसेस बनाए हुए हैं। तो बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं उनके, दे आर ऑफरिंग बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों प्रोग्राम। ठीक है, फायदा उनका ये है कि दे आर नॉट चार्जिंग द सेम फी एज दे आर चार्जिंग देम इन देयर ओन कंट्री। एग्जैक्टली, सो आपकी फी इज ऑलमोस्ट लाइक मेरे ख्याल में हाफ से भी कम हो जाती है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे उन्हें 50-60 लाख रुपया दिखाना पड़ता है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 25 से 30 लाख रुपया एक साल का। ठीक है, बाकी वर्क के ऑप्शंस वगैरह भी डेफिनेटली उन कंट्रीज की अपनी लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल मलेशिया में यू कैन नॉट वर्क, यूएई में यू कैन वर्क। ओके, ठीक है, बट और दिस इज अनदर रूट जो हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। बट रूट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता फॉर बैचलर्स और मास्टर्स, या वीज़ा नहीं मिलता फॉर एग्जांपल टू दीज स्पेसिफिक कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट ऑप्शन। ठीक है, आपको 1 या 2 साल वहाँ पे लगाना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक और कंट्री की ऑप्शन आई है जिसके अंदर इंडोनेशिया में, जकार्ता में देयर इज अ कैंपस ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जहाँ पे you can spend almost like 10 months, and the fee is almost half. 10 months के बाद you are going to Australia for your bachelor's or master's program. So these are the options we have. Plus we are also working for medical students and graduates. Before going to the next portion, can you please elaborate कि 10 months का जो आपने जकार्ता या इंडोनेशियन वेबसाइट, तो उसमें वहाँ पे वो अपनी कोई स्टडीज करेंगे या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज कोर्सेज है? एग्जैक्टली, वहाँ पे उन्होंने अपना बैचलर स्टार्ट करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज मेनली फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। वहाँ पे बैचलर्स या इवन प्री मास्टर्स भी आई थिंक इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू ऑफर। सो बैचलर्स उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट करना है। 10 मंथ्स में उनका जो 2 सेमेस्टर्स विल बी डन विद इट। उसके बाद दे आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। हाँ, उसके अंदर ये चीज़ जरूर है, उसमें वीजा आपका होगा, यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करेगी, पर दिस डज नॉट मीन कि आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी और उनके जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी नहीं करनी। जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हैं वो जकार्ता में भी है। एग्जैक्टली सेम बैंक स्टेटमेंट अमाउंट, एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रूल्स द सेम फॉर एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट। ओके, योर नेक्स्ट पोर्शन। यस, उसमें हम लोग बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए ठीक काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद कैप्लन मेडिकल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज एम अपॉर्चुनिटीज। So these two organizations we are exclusively working for them in Pakistan. उसमें ये है कि any doctor, फ्यूचर डॉक्टर भी जो कि यूएस में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वी डू गाइड देम, हेल्प देम। सो होता ये है कि उन्होंने वहाँ पे लाइसेंसिंग प्रोग्राम के लिए अपने पहले प्रिपरेशन करनी होती है, वहाँ पे फिर लाइसेंस लेना होता है, ओनली देन दे कैन प्रैक्टिस। तो कैप्लन मेडिकल जो है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट दे डू इज बेसिकली दे आर ऑफरिंग द टीचिंग ऑफ स्टेप्स। 3 किस्म के स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 CK which is clinical knowledge, and step 3। तो ये चीजें जो है उन्होंने बेसिकली करना है, ठीक है, इनके टेस्ट पास करने हैं, एंड देन दे क्वालिफाई टू प्रैक्टिस इन द यूके। एंड ऑब्वियसली उसमें एक लंबा प्रोसेस है, व्हिच ऑब्वियसली वी कैन गाइड देम। एम अपॉर्चुनिटीज बेसिकली दे आर ऑफरिंग क्लिनिकल रोटेशंस। Clinical rotations basically is extremely important for these students and graduates. 1 month से लेके 6 months तक भी हो सकती हैं, that depends. But AM opportunities के पास जो available choices हैं वो roughly 1 month की है। They do offer it in-house. In-house का मतलब ये है कि they can go to the United States and gain the experience. It can be hands-on or observership भी हो सकती है। Okay, can you please elaborate a little bit about the United States? For example, जब वो प्रैक्टिस करेंगे, would be they getting any sort of remuneration? और उसके अलावा जो है ना, या बाद में ग्रीन कार्ड वगैरह पे भी जा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं, या वापस उनको आना पड़ेगा? एग्जैक्टली, उसमें देखें, डॉक्टर्स की ऑलमोस्ट हर कंट्री में देयर इज अ डायर नीड, ठीक है। अब
मेडिकल एक ऐसा पेशा है जिसमें यू कैन नॉट इवन टच द पेशेंट विदाउट हैविंग अ लाइसेंस। एग्जैक्टली, ठीक है। अब इवन जो ये रोटेशंस पे जाते हैं, दे कैन नॉट आई मीन until unless they have the authority, only then. For example, जो observership पे जा रहे थे, they can only observe the physician. वो जाके उस patient को touch नहीं कर सकते। Physician की obviously they can talk to him या उनसे फिर discussion हो सकती है कि let's say ये patient के ये issues हैं, तो what do you suggest? Then अगर हम बात करें normal उसकी on hands वाली, तो उसमें ये है कि they can check the patient but physician की supervision में। Without that, they cannot. ठीक है, बिल्कुल, वो मतलब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें, फॉर एग्जांपल वर्क अपॉर्चुनिटीज आफ्टर प्रैक्टिस के लिए क्या होती हैं, और उसके अलावा वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बेसिकली जिससे मैंने बताया ना 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 सीके एंड स्टेप 3। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 सीके दे आर मस्ट, ठीक है। आप उसके बाद आपका OET एक टेस्ट होता है, समथिंग लाइक IELTS। जो डॉक्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल के, उनको इस चीज़ का क्लियरली आइडिया है। सो व्हाट दे डू इज आपको ये तीनों करने के बाद आप मैच का एक प्रोसेस होता है। मैच का प्रोसेस इज लाइक आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी होती है टू वेरियस हॉस्पिटल सर्जरीज, जहाँ पे जो ऑब्वियसली जिन भी हॉस्पिटल्स की या सर्जरीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फिर इनको सेलेक्ट करती हैं अकॉर्डिंग, आई मीन ऑब्वियसली दे नीड द बेस्ट मैच। सो उस मैच के हिसाब से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ दे नीड अ प्लास्टिक सर्जन और a surgeon, maybe internal medicine, तो different उसके क्या कहते हैं, कुछ options हैं जहाँ पे they can select various उसमें categories हैं जहाँ पे ये apply कर सकते हैं। Once they get the match, then they can get the nationality तक का process is easier, ठीक है। तो वो फिर एक दफ़ा आ जाए आपकी basically स्टाइपेंड आपको मिलता है about $55,000 to $60,000, जहाँ से ये लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग, मैं सिर्फ एक आपको बेस सैलरी को जी बिल्कुल, ठीक है। इफ यू आर अ सर्जन और प्लास्टिक सर्जन, देन यू माइट बी अर्निंग about $100,000 a year, ठीक है। that depends how good you are, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रेजिडेंसी का प्रोसेस, एंड देन ऑब्वियसली आपका जो ग्रीन कार्ड वगैरह या आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है मोहम्मद भाई, थैंक यू फॉर द डिटेल आंसर्स। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर सारिब अली। आप काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सारिब जिंदुआ है और मैं एज ए ऑफिस मैनेजर काम करता हूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है यूनिवर्सिटी के एडमिशन वगैरह और वीज़ा प्रोसेस का जो सारा मेरा। अच्छा सारिब भाई, आपने जैसे बताया यू हैव ऑलमोस्ट 13 to 14 years of experience in this field, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का आजकल बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है। उसके अलावा US में भी लोग जाते हैं, UK में भी लोग जाते हैं। स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती है जैसे जर्मनी और हंगरी में होती हैं। तो कैन यू फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो फॉर कनाडा के बताएंगे थोड़ा सा कि हु इज़ एलिजिबल फॉर इट, और उसके अलावा आफ्टर स्टडी बेनिफिट्स क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी फॉर पासपोर्ट के क्या ऑप्शंस है, वर्क ऑप्शन विद स्टडीज़ क्या है, ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप बताएं कि लोगों को पता चल जाए कि हु इज एलिजिबल फॉर इट। अच्छा, आपने जो है वो पूछा कनाडा के लिए। कनाडा के लिए ये है कि हमारे पास जो स्ट्रीम है एडमिशंस की, वो FSC के बाद से लेके आपका PhD लेवल तक जो है ना हमारे पास ऑप्शन है। अगर एक बच्चा जो है FSC 60% मार्क के साथ आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के लिए जाएगा, और फिर वहाँ से बैचलर्स उसका जो है वो 4 साल का कंप्लीट होता है। तो उसके बाद जो है उसको अगेन वही जो 2 साल का वर्क परमिट, और वर्क परमिट के बाद उसको क्या कहते हैं आगे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि एक तो वहाँ की एजुकेशन आपके पास हो, प्लस रेलिवेंट फील्ड में उसी मुल्क में अगर आपका एक्सपीरियंस होता है तो वो फिर आपके पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, आगे ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट या जो भी उनकी नेशनलिटी या PR की बात होती है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि जैसा मैंने स्टार्ट में बताया जी कि उसमें 60% जो है इनिशियली बच्चों को चाहिए FSC वालों के लिए। अगर कोई बच्चा जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है तो मिनिमम जो है वो 2.8
या 3+ CGPA हो, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब जब एडमिशन वगैरह अप्लाई होता है तो उसमें डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी के पास जो है वो स्कॉलरशिप की भी ऑप्शन होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स हैं, जो फुली फंडेड, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो आ जाते हैं, चाहे HEC के लेवल पे आए या स्पेसिफिक कंट्री के लेवल पे, जैसे हम कनाडा की बात कर रहे हैं, तो वो स्कॉलरशिप भी होते हैं। ठीक है, ये स्कॉलरशिप कितने, फॉर एग्जांपल पहले तो जरा ये भी बताइए कि फी रेंज क्या, फॉर एग्जांपल माइंड में रखना चाहिए बंदे को कि इतनी फी में मैं कवर कर लूंगा, और स्कॉलरशिप्स कितने रेंज तक होती है? देखिए, जिस तरह आपने शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया कि हमने कहा FSC के बाद से, जी, अब फी की जो है वो थोड़ा सी डिफरेंट रेंज आ जाती है। ठीक है, एक तो फी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करती है, ठीक। और दूसरा ये है कि जब आप FSC के बाद अप्लाई करते हैं तो आपकी फी जो फर्स्ट ईयर में होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, वो कम इस सेंस में होती है जी कि FSC आपको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डायरेक्ट बैचलर लेवल को इंटरनेशनली आप नहीं अप्लाई कर सकते, तो अच्छा, आपको एडिशनली जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम, जैसा कनाडा में उसको यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम कहते हैं, दूसरे कंट्रीज में उसको फाउंडेशन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट उसके लिए जो है वो एलिजिबल होता है। मतलब ये तो FSC के बाद अप्लाई करेंगे या यूनिवर्सिटी में? FSC के बाद अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट डिप्लोमा ईयर या जो आपका यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम होगा, उसकी फी अप्रोक्सीमेट 20 से 22,000 कैनेडियन डॉलर होती है पर ईयर? जी, पर ईयर। ठीक है, वो पर एक ईयर 1 ईयर का ही होता है, तो उसके बाद फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी फी करती है। बैचलर्स लेवल पे आपकी जो है वो 25 से 30,000 कैनेडियन डॉलर से लेके ऑनवर्ड्स जाती है। ठीक है, तो इस तरह जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 30,000 प्लस में ही फी होती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये स्कॉलरशिप का आपने जैसे बताया, ये यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है या मतलब जो अवेल कर सकते हैं बंदा इजीली? दोनों ऑप्शन होती हैं। ठीक है, ठीक और है, उसका अवेल करना कितना इजी है ये भी जरा? देखें, दोनों ऑप्शन होती हैं। यूनिवर्सिटी के जो है वो 2 टाइप के जो है वो स्कॉलरशिप होते हैं। एक जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप देते हैं, जो 5,000 से लेके अप टू 10,000 होते हैं, $10,000 तक। ठीक है, लेकिन ये इसमें आ जाती है चीज कि आपका प्रोफाइल क्या है और आप कितना जो है उसमें आपको एलिजिबल होते हैं आप उसके। दूसरी चीज आ जाती है जी कि जो गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट कोई दे रही हो, ठीक है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट HEC कोई कनाडा के लिए जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं, उसमें भी हम लोग स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। सारी एप्लीकेशन वगैरह जो है हम करके देते हैं बच्चों को, तो वो उस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये जैसे आपने बैचलर का बताया, तो 1 साल तो पहले वो लगा लेते हैं, उसके अलावा बाद में यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने 4 साल गुजारने, मतलब टोटल 5 साल? नहीं, टोटल 4 साल होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये इंक्लूडेड होता है, ये उनके बैचलर्स का पार्ट होता है जो फर्स्ट ईयर होता है। ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा उसके बारे में भी गाइड कीजिएगा कि मास्टर्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो कितनी अमाउंट बंदे को माइंड में रखनी चाहिए? मास्टर्स के लिए जो है वो ज्यादा स्कॉलरशिप होते हैं। अच्छा, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस करती है जो कि 30%, 50% और कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जो 100% के भी होते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो हर कंट्री में ही इस तरह चल रहा होता है। ठीक है। आपने ये होता है कि जब आप एडमिशन सिक्योर करता है स्टूडेंट, तो उसके बाद उसने एक अलग से जो है ना सेपरेट एप्लीकेशन देनी होती है। एक स्कॉलरशिप तो वो बताया जो ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है, कि जैसे अगर आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी, आपको ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल के अगेंस्ट जो है वो 5,000 से लेकर 10,000 के दरमियान जितना आप एलिजिबल होते हैं दे देते हैं। दूसरा जो होता है 30% का, 50% का या 100% का, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन होती है। तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी मोटिवेशन लेटर्स वगैरह जो वेरीफाइड होते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। और ये कनाडा में वर्क ऑप्शंस मेरा हाल अभी तो ओपन कर चुके थे? नहीं, कनाडा में जो है या बाकी कंट्रीज में भी है ड्यूरिंग स्टडी जो है वो आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं आपके। ठीक है, ये वो आवर्स होते हैं जो आपको लीगली जो है अलाउ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जो ऑनलाइन कोई काम कर लें या फ्रीलांसिंग कर लें, या यूनिवर्सिटी में ही कुछ स्टूडेंट होते हैं जिस तरह कोई थीसिस वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह, उससे जो है उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाती है। ठीक है, तो ये लीगली जो है वो 20 आवर्स अलाउ होते हैं। पार्ट टाइम जो है स्टूडेंट उसके अलावा जो है कोई एफर्ट करता है तो वो मैक्सिमम भी अर्न कर सकता है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा सारे भाई, नेक्स्ट जो एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे घर बतानी है ये बात कि टोटल कितना खर्चा आएगा कनाडा पहुंचने तक फॉर स्टडी फॉर मास्टर फॉर एग्जांपल, तो ये लमसम अमाउंट आपने कोई कैलकुलेट की है कि फॉर एग्जांपल कितनी अमाउंट एक आती है कि मैं तैयारी से स्टार्ट लेके आइट से कनाडा यूनिवर्सिटी बैठने तक कितना खर्चा होगा?
अच्छा देखिए, लमसम आजकल के सिनेरियो में तो नहीं काउंट हो सकती, क्योंकि डॉलर और करेंसी का जो रेट है फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है। मैं आपको अगर एग्जैक्टली बता दूं कि कितने डॉलर्स तक जो है एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसमें ये है कि अब बैचलर्स की जैसे बात करते हैं एफएससी के बाद, ठीक है, अगर बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम के थ्रू जा रहा है, उसकी 22,000 जो है वो ट्यूशन फी है। ठीक है। तो अब वीजा प्रोसेस में जो है 2 टाइप के वीजाज हैं। अच्छा। एक जो है वो स्ट्रीमलाइन वीजा है, जो कि आपके 20 वर्किंग डेज में जो है वो अप्लाई करते हैं, और दूसरा जो है वो नॉर्मल, जिसमें महीना 2 महीने और 6 मंथ तक भी जो है बात जा सकती है। ये रिप्लाई करते हैं या लग जाता है? नहीं, सिर्फ रिप्लाई करते हैं। अच्छा। लगना ना लगना जो है वो आप एंट्री रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, ठीक है, उनके बाकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट कर रहे होंगे बता। अब स्ट्रीमलाइन के लिए जो है उनकी रिक्वायरमेंट है जी कि आप फर्स्ट ईयर की पूरी 100% डिपॉजिट दे दें। अच्छा, ठीक है। जो स्ट्रीमलाइन के बगैर है उसमें जो है वो 50% की जो है वो देते हैं ऑप्शन, या समटाइम कुछ यूनिवर्सिटी 30% पे भी जो है ना दे देती है। आपको फाइनल लेटर इशू करती है और आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर स्ट्रीमलाइन के थ्रू करना है तो फिर आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपने जो है वो फर्स्ट ईयर की 100% फी, चाहे जितनी भी है, चाहे 22 है, और अगर मास्टर्स का है 30 या 30+ में, फर्स्ट ईयर की फुल फी देनी है स्ट्रीमलाइन वीजा के लिए। और दूसरा जो है वो साथ आपने ब्लॉग अकाउंट जो है वो ओपन करना है। ठीक है। वो 10,200 का भी करंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट चल रही है। वो आपने 1 ईयर का जो है वो ब्लॉग अकाउंट जो कैनेडियन बैंक में जो है ओपन करना होता है, और उसका प्रूफ साथ अटैच करना होता है। ठीक है। मास्टर्स के लिए आपने कितनी अमाउंट बताई फॉर एग्जांपल फी के लिए? फॉर एग्जांपल अगर किसी की 30,000 है, 30,000 ये 30,000 मिनिमम है, इससे कोई मिनिमम लोअर ऑप्शंस अवेलेबल? लोअर ऑप्शंस हैं, वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेरी करती हैं। लोअर कितनी है फॉर एग्जांपल 28 26 इतनी ही होगी, इससे कम नहीं है, क्योंकि कैनेडियन यूनिवर्सिटीज की फी जो है वो काफी हाई है। ठीक है। कुछ फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्वेश्चन करूं कि एक यॉर्क यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने फी काफ़ी कम रखी हुई है, तो उसमें कोई मसला होता है कि अक्सर लोग नहीं, उसमें मसला नहीं होता। सम टाइम जो है वो इंटरनेशनल फी जो है वो उन्होंने क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो मेंशन की होती है ऑनलाइन। ठीक है। तो स्टूडेंट को जो है जब पता नहीं चलता तो वो टोटल जो है वो फी इस तरह देख लेता है और कहता है जी कि इसकी फी तो काफी कम है। जब अप्लाई करता है तो वो पर सेमेस्टर या पर क्रेडिट और जो फी कैलकुलेट। अच्छा। जो एनुअल फी इंटरनेशनल स्टूडेंट की है वो 20+ में ही मोस्टली यूनिवर्सिटीज की है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने वेबबैक इस तरह किया था, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया या अपने जॉब का था, उन्होंने जो है वो लेस देन उसमें आ जाती है 20,000 में। लेकिन उसमें फिर ये होता है जी कि एम्बेसी भी इस चीज़ में थोड़ी सी कंसर्निंग होती है कि आया बच्चा कोई सस्ती यूनिवर्सिटी या सस्ता प्रोग्राम देखकर तो नहीं आ रहा। यॉर्क यूनिवर्सिटी का मैं पूछ रहा था, राइट? यॉर्क यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल। हाँ, मैं तो आपने इसमें साथ वीज़ा वगैरह कभी मिलाना है? मैं वीज़ा कभी साथ पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी इसी वजह से यही मेन कंसर्न था कि सम पीपल आर सेइंग कि यू शुड सेलेक्ट लोअर फीस यूनिवर्सिटी, तो एम्बेसी जैसे आपने मेंशन किया उनको कंसर्न होता है तो वीज़ा लगने में मसला आ जाता है। तो सारे भाई नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोअर फी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यॉर्क यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव 2,000 या कुछ फी होती है। तो इसमें क्या इश्यूज होते हैं? फॉर एग्जांपल अक्सर लोग कहते हैं कि वीज़ा कोई देर नहीं लगता, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के साथ पैरेलल नहीं है, या क्या मसला होता है इसमें? देखें, अभी कनाडा ने जो है ना अपनी एक लिस्ट इशू की हुई है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। उसमें जो उनके रिकॉग्नाइज्ड जो है वो लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो है लिस्ट उसमें है कि अगर उसमें स्टूडेंट अप्लाई करता है तो वो उसको थोड़ा सा बेहतर जानते हैं। वैसे जो है देखें, किसी भी मुल्क में जो है ना वो हर तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। ठीक है। जिनकी रैंकिंग बहुत लो भी होती है, या एक अननाउन सी यूनिवर्सिटी जिसको हो सकता है बहुत कम फीस चार्ज कर रहे हो। ठीक है। लेकिन जब वीजा का टाइम आता है तो वीजा ऑफिसर ये चीज भी काउंट करता है कि आया एक जेन्युइन स्टूडेंट वो होता है जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग के पीछे जाए, वजह इसके कि सस्ती और एक अननाउन सी यूनिवर्सिटी के पीछे जाएगा तो उसका जो है ना फिर वीजा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि एक तो प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाया जाए और दूसरा कोई अच्छा नाम जो है सेलेक्ट किया जाए। ठीक है। और उसके अलावा आइट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और वीजा की और कोई रिक्वायरमेंट्स होती है? देखें, आइट्स की जो है बैचलर्स लेवल पे 6 जो है चाहिए होता है, 6 ईच मॉड्यूल चाहिए होता है, और मास्टर्स लेवल पे जो है वो 6.5 6 ईच मॉड्यूल चाहिए होता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पीएचडी पे 7.5 और से हाई भी चला जाता है। लेकिन कनाडा में जो है एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है आइट्स, तो वो कहते हैं जी कि आपके पास 6 आइट्स जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो भी लाजमी चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने पीएचडी का मेंशन किया, जो कि बहुत कम लोग मेंशन करते होते हैं। तो पीएचडी तो नॉर्मली स्पॉन्सर्ड होता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी या जो
प्रोफेसर होते हैं, तो आप लोग किस तरह उसको डील करते हैं? नहीं, पीएचडी जो है वो मेनली स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, या तो अगर किसी गवर्नमेंट ने, चाहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या कैनेडियन गवर्नमेंट, जिनने अगर कोई अनाउंस किया हो स्कॉलरशिप, तो उसके लिए जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है जी कि स्टूडेंट ने पहले एडमिशन सिक्योर करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको एडमिशन मिल जाता है, और जो कि डेफिनेटली जब एडमिशन पीएचडी का मिलता ही तब है जब आपको वहाँ पर कोई सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस दे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर वो उसका डिपार्टमेंट जिसमें वो रिसर्च करना चाह रहे हैं उनके पास फंडिंग होंगी, तो फिर उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, अदरवाइज उनको सेल्फ पे ही करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग किस तरह असिस्ट करते हैं? देखिए, हम लोग इसे असिस्ट करते हैं, दो रूल्स होते हैं। एक तो ये जी कि स्टूडेंट अपना अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल हमें दे और हम जो है फिर यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड करें, जिसमें यूनिवर्सिटी एडमिशन वाले फिर रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जो भी सुपरवाइजर होता है उनको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई सुपरवाइजर जो एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं इस स्टूडेंट को जो है सुपरवाइज करूंगा, तो फिर जो है एडमिशन आगे प्रोसेस होता है। दूसरी ऑप्शन ये है जो कि हम मेनली जो है स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं, वो ये कि आप जो है कोई भी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके उनके जो सुपरवाइजर जो फील्ड में रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो उनको जो है डायरेक्ट खुद प्रपोजल भेजें। क्योंकि जो है जो सुपरवाइजर होता है वो इस चीज़ पर सम टाइम माइंड भी करते हैं कि हमें डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं भेजा, आप किसी और चैनल से आ रहा है। तो उसमें ये है कि जब उनको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करके वो हमारा स्टार्ट हो जाता है, वही एडमिशन का, वीजा का और बाकी रिक्वायरमेंट जो है ना फिर हम लोग स्टूडेंट को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, एडमिशन मिला तो आप किस तरह हेल्प आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर ने अप्रूवल दे दी, देखें सुपरवाइजर ने अप्रूवल दे दी तो डजंट मीन कि वो है उसको स्टूडेंट को दोबारा एडमिशन अप्लाई करना। ठीक है, उस एडमिशन में फिर हम लोग मेंशन करते हैं जी के सुपरवाइजर का नाम मेंशन कर देते हैं किसने जो है ना एक्सेप्टेंस की हुई है। फिर जब एडमिशन के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आइट्स और बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके बाद जो है वो वहाँ से उनका एडमिशन कंफर्म होता है। ठीक हो गया। और वीजा वगैरह में भी आप लोग ऑफ कोर्स फिर हेल्प आउट करेंगे? नहीं, वीजा वगैरह का सारा हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बताते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड आंसर रिगार्डिंग कनाडा। आप अगर सेम चीज़ें बताएं रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, तो सो दैट वी कैन गेट एन ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। अच्छा, मेनली जो है ना जब स्टूडेंट आता है तो हम उनको बहुत क्लियरली चीज़ बताते हैं कि जिस तरह कनाडा की बात हुई, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये थोड़े से एक्सपेंसिव कंट्रीज में आते हैं। एक तो पर ईयर फी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, प्लस इन कंट्रीज में जो मास्टर प्रोग्राम है वो 2 ईयर का है। ठीक है। जो चौथी ऑप्शन आप पूछ रहे हैं यूके की, वहाँ पर मास्टर 1 साल का है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 1 साल की लिविंग और फी जो है वो स्टूडेंट की वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रेलिया में जो है क्योंकि बिजनेस स्टडीज का कोर्सेज होते हैं या इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल जो साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम है, इस टाइप में ही मेनली स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं। जो बिजनेस स्टडीज का कोर्स है वो अप्रोक्सीमेट 28 से 30 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर से लेकर 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक जाता है। ये एक नॉर्मल अच्छी यूनिवर्सिटी की फी बता रहा है, जिसमें वो अगर कोई बहुत नीचे वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे हो सकता है उसकी 20-25 तो खैर नहीं हो सकती, 25 से 28 के दरमियान हो सकती है। तो जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनकी 35 से 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर तक जो है जा रही है। अच्छा, ठीक है। यूएस में भी इसी तरह 30,000 प्लस में फी चल रही है, और जो यूके है उसमें वेरी करती है। जो नॉर्मल फी है किसी भी यूनिवर्सिटी की चल रही है वो 14,000 पाउंड से लेके 26,000 पाउंड तक है। लेकिन उसमें ये है कि अगर आपको कोई डिस्काउंट या स्कॉलरशिप मिल जाता है तो ये फी ऑटोमेटिकली जो मैंने मिनिमम कॉस्ट आपको बताई 14,000 की, ये 11,000 तक भी आ सकती है, कुछ केसेस में 10,000 तक। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना स्कॉलरशिप या डिस्काउंट जो है दें किया। ठीक हो गया। और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी इनके लिए, और उसके अलावा एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए, यूएस के लिए? देखें, एडमिशन की रिक्वायरमेंट तो तकरीबन सेम है जैसा कनाडा के लिए। ठीक है, आपको जो है वो पहले अप्लाई करना है एडमिशन। जब आपको ऑफर आ जाती है उसके बाद 2 टाइप के हुई स्कॉलरशिप, एक ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप या दूसरा कोई गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी अपना कोई स्कॉलरशिप अनाउंस कर रही है, जिसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, हाँ जी, ठीक है। उसके अलावा वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल उसमें कोई स्ट्रिक्टनेस या कोई ब्लॉक अकाउंट, इसमें भी इस तरह होता है जिस तरह कनाडा का है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके में जो है वो मेनली बैंक स्टेटमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब हर कंट्री की जो है वो डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो बैंक स्टेट कहते हैं जी कि 1 साल की फी हो, बल्कि सब कंट्रीज में 1 साल की फी और 1 साल की लिविंग आपने शो करनी होती है। शो करनी होती है या डिपॉजिट करनी होती है? आपने शो करनी होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है साल की फीस देखें वो अगर 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और 22-23 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर आपने दूसरी शो करनी है तो वो अप्रोक्सीमेट जो है वो
$60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे चली जाती है। तो उतने की आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, लेकिन वो आपको 2-3 माह से चाहिए होती है। जो यूएसए है, यूएसए में 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है, लेकिन वो इनिशियल जो है वो यूनिवर्सिटी चेक करती है। ठीक है, एम्बेसी लेवल पे उनके अपने चेक्स होते हैं, वो समटाइम नहीं वेरीफाई करेंगे। जो यूके है, यूके को 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उनको जो है वो साल की फीस और साल की लिमिट उन्होंने स्पेसिफाई की हुई है कि लंदन के लिए जैसे 12,006 पाउंड है और आउटर लंदन में 9,207 पाउंड है। तो आप उसमें जितना डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को देंगे तो वो उसमें से लेस हो जाएगा, यानी साल की फीस प्लस साल की लिविंग में से, और वो आपने सिर्फ 28 डेज से जो है शो करेंगे आपके अकाउंट में पड़ेगा। यूएस का थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे काइंडली कि यूएस से अक्सर लोग डर जाते हैं कि फॉर एग्जांपल दे हैव स्ट्रिक्ट वीजा रिक्वायरमेंट्स, तो क्या मसला आता है लोगों को? अच्छा, ये जो है ना वैसे मिथ बनी हुई है। वैसे जो यूएसए है वो मुझे पर्सनली बड़ा आसान लगता है। वो इस हिसाब से कि जिस तरह मैंने बाकी यूनिवर्सिटी का कहा जी कि उनको 50% जो है डिपॉजिट देना है, कनाडा के लिए पूरे साल की फीस देनी है। यूएस में आप जो है वो $4,000 से $5,000 इनिशियली पे करते हैं। ठीक है, आपको I-20 इशू होता है और आप जो है ना वीजा अप्लाई कर देते हैं। बैंक स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया जी कि अगर 1 महीने से आपके अकाउंट में जो रिक्वायर्ड अमाउंट पड़ी है जो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो, तो आप जो है ना वीजा अप्लाई करते हैं। और इनका जो है वो सिस्टमेटिकली अगर आपकी जो है इमिग्रेशन हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है तो ये आपको वीजा दे देते हैं। अनलेस कि अगर कोई आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री में कोई हो या कोई चीज अगर आप छुपाते हैं, ठीक है, तो वो फिर अगर करते हैं और आप रिफ्यूज कर देते हैं। अगर इमिग्रेशन हिस्ट्री हो ना, फॉर एग्जांपल बिल्कुल न्यू पासपोर्ट हो। नहीं, मैं इमिग्रेशन हिस्ट्री से कह रहा हूँ कि कोई आपके ऊपर जैसे आप पाकिस्तान में कोई केसेस वगैरह ना हो या किसी आप ऐसी एक्टिविटीज में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, आपके इंटेंशंस ठीक हो, क्योंकि वो आपकी मेनली इंटेंशंस जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जिसमें सोशल मीडिया वगैरह आ सकता है, उसमें चेक कर सकते हैं, आपके मैसेज, कॉल और ईमेल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास हैं ये सारी अथॉरिटीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है। आई बी मच इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत कम लोग यूएस को मतलब वो करते हैं कि जैसे वीज़ा का बताया मैंने, और उसके अलावा थोड़ा सा ये भी एलाबोरेट कर दे कि मिनिमम फ़ी कितनी माइंड में रखनी चाहिए यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वर्क आवर्स क्या होते हैं और एक्सपेंस वहाँ पे कितना एक बंदा कवर कर सकता है। अच्छा, यूएस का थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर बच्चा एफएससी के पास जाता है, ठीक है, तो जिस तरह कनाडा में इनिशियल फी जो है वो $20-25 हज़ार, अब यूएसडी की बात हो, पहले कनाडा डॉलर की बात कर रहे थे, ठीक है, और फिर ऑनवर्ड्स जाती है, फिर जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है तो वो 30-35,000 प्लस में पर ईयर की फी जाती है। यानी मेनली जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया जी कि यूएस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जी, बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी फी वगैरह भी जो है काफ़ी हाई होती है। उसमें यह है कि वर्किंग आवर्स इनको जो है वो 20 आवर्स जो लीगल हर कंट्री में अलाउ है वो अलाउ होते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने फर्स्ट ईयर जो है वो ऑन कैंपस आपने जॉब करनी है, आपको ऑफ कैंपस अलाउ नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो डे फर्स्ट से कहती हैं कि ठीक है आप ऑन कैंपस करें, ऑफ कैंपस करें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये बच्चों को ज़हन में होना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है बैचलर्स लेवल पे कि फर्स्ट ईयर आपने ऑन कैंपस करना है, और ऑन कैंपस उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ठीक है, तो वो आराम से अपनी लिविंग वगैरह और बाकी चीजें पूरी कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स का भी काइंडली गाइड करेंगे। मास्टर्स जो है वहाँ 2 साल का, ठीक है, उसमें फी जो है वो जैन में जो सबसे मिनिमम भी है वो 20,000 प्लस में ही रखे यूएसडी। हाँ, यूएसडी, ठीक है। जो टेक्निकल प्रोग्राम आ जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं कि जो 40-45,000 पर ईयर भी चार्ज कर रही हैं, ठीक है, उनकी फी वगैरह वो जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। तो उसमें 2 साल का मास्टर्स है, उसमें आपको 20 आवर्स जो है वर्क अलाउ होता है। जब आप वहाँ से डिग्री कर लेते हैं फिर आपको वर्क परमिट देते हैं, ठीक है। फिर वर्क परमिट जब आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आगे उनकी फर्दर ऑप्शन जैसे बाकी कंट्रीज में है कि उनके डिफरेंट कार्ड्स या उसके लिए आप ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। आफ्टर स्टडी फॉर एग्जांपल कितने टाइम के लिए आपको वीज़ा अलॉट किया जाता है जिसमें आप वर्क कर सकते हैं फुल टाइम वर्क? फुल टाइम जो है वो तकरीबन 1.5 साल का होता है इनिशियली, लेकिन वो एक्सटेंडेबल होता है। ठीक हो गया। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी विल टॉक अबाउट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज एज वेल, एंड आई नो मैम इज एक्सपर्ट ऑफ दोज थिंग्स। तो मैम कैन यू प्लीज टेल अस कि क्या क्या स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल है अब्रॉड स्टडीज के लिए? श्योर, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो बच्चों के लिए हैं या स्टूडेंट्स के लिए राइट फ्रॉम यू कैन से फाउंडेशन टिल द पीएचडी, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि देखिए हर कंट्री में, हर यूनिवर्सिटी में
डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि आप लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे ज़माने में नहीं थी, तो यूज़ इट। जहाँ पे आप लोग अप्लाई करते हैं, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है बाहर जाने का, उसके ऊपर पैसा खर्च करने का, तो जहाँ जहाँ आपको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं उसको ज़रूर अवेल किया करें। मैं थोड़ा सा कंट्री वाइज आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ। देखिए, कनाडा में स्कॉलरशिप्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी ही देती है। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे होते हैं, और जो पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे होते हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाके ज़रूर देखें, वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। यूएसए के लिए एक तो यूएससीएफ के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, फिर कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो है जो आपके ये एसएटी के आपके स्कोर के बेसिस पे होते हैं। जो मास्टर्स स्कॉलरशिप्स होते हैं वो भी आपके जीमेट जीआरई के उसके ऊपर होते हैं, स्कोर के ऊपर होते हैं। वो आपको अप टू 90-95% आपको स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि हायर जितनी भी हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईवी लीग्स हैं उनकी ट्यूशन फी होती है तकरीबन 70,000 80,000 प्लस। लेकिन अगर किसी बच्चे को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वो जो स्कॉलरशिप्स होते हैं नीड बेस्ड तो बाद में आता है ना, पहले तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं, तकरीबन 95 to 100% इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक्सप्लोर करने की बात है। I'll interrupt you here. How can you help in their availing those scholarships? Because that is important. असल में बहुत से बच्चे ये करते हैं कि they just have a look at the जी जहाँ पे लो ट्यूशन फीस या लो बजट यूनिवर्सिटीज हैं हम उस पर अप्लाई करें। अब ये होता है, देखिए मैं जब मेरिट बेस की बात कर रही हूँ तो उसमें ज़ाहिर है एक CGPA या आपके हायर रैंक मार्क्स तो होते ही होते हैं, बिल्कुल। लेकिन if we talk particularly about USA, so they're not only work for the like GRE, GMAT or merit scholarships, but they look for their SOPs जो statement of purposes हैं, या आपके जो recommendation letters हैं, या आपने कितना community work किया हुआ है। ठीक है। दूसरा एक बात जो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाते हैं, पब्लिश द पेपर्स, चाहे आप उसमें हैं क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएट में है, पोस्ट ग्रेजुएट। जी बिल्कुल। तीसरी बात ये होती है, इफ वी टॉक particularly about USA, they want, या even हर country में the university, the department, the admission team, they want a detailed क्या कहते हैं research on their department, on the professors। तो आप अगर एक छोटी सी 4-5 lines ऐड कर दिया करें तो वो बड़े ऑब्लाइज हो जाते हैं कि अच्छा जी ये बच्चा तो इतना मेरे लिए यानी हमारे लिए सीरियस है कि उसने इतनी रिसर्च की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह ऑसेट के स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है जी, ऑसेट के स्कॉलरशिप्स भी मेरिट बेस होते हैं, फिर उनकी यूनिवर्सिटीज के अपने डिपार्टमेंट के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं। यूके में जैसे शिवलिंग स्कॉलरशिप्स हैं, और एक फिर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स में एक और है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स, जिसका आगे बहुत कम बच्चों को पता होता है। और वो जो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स हैं, दे आर लाइक हाफ ऑफ द फी या फुल फी या अकोमोडेशन, इस तरह वो कॉमनवेल्थ और ऑफिस और यूनिवर्सिटी शेयर करती है। ठीक है। प्लस हर यूनिवर्सिटी मैम आई विल इंटरप्ट अगेन हियर के शेयर्ड स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ वाली की आपने बात की, कैन यू एलैबोरेट दैट आल्सो अ लिटिल बिट के वो किस तरह अवेल कर सकते हैं और हाउ इमर्जिंग रीजन्स कैन हेल्प विद दैट? ठीक है। देखिए जो शेयर्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं, जिस तरह एक चिमनिंग स्कॉलरशिप है या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है,
इनका तो ये होता है कि दे आर 100% इनकी फंडिंग जो होती है वो कॉमनवेल्थ या चेन्नई लिविंग एक्सपेंस सारा कुछ कवर हो जाता सब कुछ। है। ठीक है। जो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं वो ये होता है कि उसमें ट्यूशन फी या लिविंग जो है वो शेयर्ड होती है, जैसे नाम इसका शेयर्ड है तो जी। वो कॉमनवेल्थ और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाले शेयर। अच्छा, अब हम कहाँ पे आते हैं? जी एग्जैक्टली। अच्छा, हम हर तरफ आते हैं। That's great. उसमें ये है कि देखिए, एक तो ये है कि डेडलाइंस का, अपॉर्चुनिटीज का हम लोगों को पता होता है क्योंकि हम अपने आप को अपडेट रखते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है। हम कभी स्टूडेंट की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के आपको नहीं देंगे। ठीक है। We want you to involve yourself in this particular thing. ठीक है। हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी होती है, हर बच्चे का अपना एक रिकॉर्ड होता है उनकी। तो हम ये करते हैं कि हम स्टूडेंट को कहते हैं आप लिखें, वी विल गाइड यू अबाउट। ठीक है। कि हम इसको आगे आपको कैसे बताएंगे कि जी इसमें क्या ऐड करें, क्या डिलीट करें। ठीक है। वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको रिफाइन करवाएंगे फाइनली कि एक बंदे के नजर के बजाय जब 3 लोग देखते हैं तो दैट विल बिकम मच बेटर। बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है कि देखिए, मेकिंग एन एप्लीकेशन everyone can do, जी, but presenting an application no one can do. exactly. So there we come, क्योंकि we not only make the application, we try to present it बिल्कुल, like properly. एक आपका एक प्रोटोकॉल है हर एप्लीकेशन का, especially for scholarships. So that is what we are expert on. Okay, that is really great. So student can approach you for scholarships as well. Yes. ना कि सिर्फ जो self finance studies होती हैं उनके लिए भी emerging visions can help you in availing scholarships either partial or fully funded, जैसे मैंने अभी बता दिया। तो अब मैम जर्मन रिलेटेड, जैसे जर्मन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना, वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस करवाना, उसमें भी आप लोग गाइड करते हैं? बिल्कुल गाइड करते हैं। एक्चुअली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ा सा उनका एक प्रोसीजर है और उसके उनका ये प्रोसीजर होता है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए और उनकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, IELTS, हर चीज़ कंप्लीट हो तो तब यू कैन अप्लाई। ठीक है। और उनका ये है कि सिंस वी आर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, एक तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है, दूसरा ये है कि जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो बहुत अवेलेबल होते हैं, उनकी डेडलाइंस होती हैं। बिल्कुल। और फुली फंडेड भी होते हैं, और चूंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा ट्यूशन फी नहीं होती है तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर इंग्लिश प्रोग्राम्स और बट इट शुड बी वेल अहेड ऑफ टाइम। और चूंकि उनका थोड़ा सा एक और सिस्टम है कि जो अगर 3.7 प्लस CGPA होता है तो उनको थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स मिलने में आसानी होती है, लेकिन जो थोड़ा ऐसा नहीं है कि अगर कम लो CGPA हो तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। 2.8, 2.9 CGPA हो, यू कैन स्टिल अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन ये है कि फिर आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं वेल अहेड ऑफ टाइम। ठीक है। तो आप लोग मतलब जर्मनी में एडमिशन में भी हेल्प आउट करेंगे? बिल्कुल। और उसके अलावा वीज़ा प्रोसेस में भी हेल्प आउट करेंगे? और वीज़ा अपॉइंटमेंट जैसे होती है उसके लिए बंदे को कितना टाइम माइंड में रखना चाहिए? आप उसमें कोई हेल्प कर सकती हैं क्या? देखिए, हम तो हेल्प उसमें हम लोग हेल्प नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट टेल यू द प्रोसीजर कि जी इस तरह ये प्रोटोकॉल्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है। वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपने खुद अप्लाई करनी है। जैसे हम ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन की फॉर द एडमिशंस, ठीक है, साथ ही आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट की डेट ले लेनी चाहिए ताकि वो एक आप सेफ साइड पे हो जाए। जी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज डू टेक टाइम इन गेटिंग बैक टू द स्टूडेंट, तो उसमें ये होता है कि आपका वो फिर टाइम फ्रेम जो है वो निकलता जाता है बस। ठीक है। तकरीबन आस्क के कितना टाइम लगता है नॉर्मली आजकल फॉर जर्मन अपॉइंटमेंट्स? अबाउट मतलब 1 साल तकरीबन। अगर आप जैसे आप
जो सितंबर के लिए जाना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जनवरी में अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल फॉर सितंबर 2024 आपको कमिंग जनवरी में अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। हाँ, ये नहीं अभी जैसे 2024 जनवरी में आपको अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए फॉर द सितंबर फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू फॉर योर डिटेल आंसर्स। और उसके अलावा हंगरी से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें भी आप काइंडली अगर आप गाइड कर सकेंगे। अच्छा, हंगरी से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप, देखिए एक तो ये है कि हमारा जो HEC की वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक डिटेल्स हैं अबाउट द स्कॉलरशिप्स रिलेटेड टू डिफरेंट कंट्रीज कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं उनमें उनकी डेडलाइंस, उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स और उनका सारा कुछ होता है। तो वो उसमें आप HEC की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, और जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं ज़ाहिर है वो हम भी आपको बता सकते हैं, और ज़ाहिर है कि वो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में आप हेल्प कर सकते हैं। वो ना सिर्फ हंगरी के लिए बल्कि और भी बहुत से कंट्रीज के लिए, जैसे आजकल वैसे सऊदी अरेबिया के बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं, एंड आई विश के बच्चे चले जाएं। वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं एंड दे आर अप टू एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो दे आर रियली गुड, और उसमें जाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। दे आर फुली फंडेड एंड आई बिलीव कि वहाँ पे अगर आप वहीं से ग्रेजुएट होंगे तो वहाँ पे जॉब्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सऊदी अरेबिया वाली चीज़ आपने बिल्कुल नहीं बताई, जो कि लोगों को अक्सर नहीं पता होती, तो उसमें आप लोग कैन हेल्प इन दैट एज वेल? यस श्योर। ठीक है, इन एप्लीकेशन प्रोसेस, इन द वीज़ा प्रोसेस, और उसमें लाइक मैंने जहाँ तक सुना है कि अक्सर लोगों को वीज़ा में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये वाले प्रॉब्लम मतलब अगर आपके थ्रू अप्लाई करेंगे, आप से असिस्टेंस लेंगे तो ऑफकोर्स दे विल अवॉइड much of that. देखिए, that's a very tricky question. Problem ये है कि there is no guarantee of visa anywhere in the world. ठीक है, ठीक है, ठीक। आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी ठीक करनी होती है, आपने एंट्री रिक्वायरमेंट्स या वीजा रिक्वायरमेंट्स जो है उस कंट्री की पूरी करनी होती है, तो वीजा मुश्किल नहीं होता लगना। बिल्कुल। एक बच्चों को बहुत सी चीजें नहीं पता होती। एक तो ये होता है कि जैसे कि बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो दे गेट वेरी एक्साइटेड कि ओ जी अब तो हम जा रहे हैं। नाउ दे स्टार्ट पोस्टिंग ऑन देयर सोशल मीडिया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना फटाफट एक्साइटेड होके अपडेट करने शुरू। अब प्रॉब्लम ये कि आजकल एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जी बिल्कुल। आपका सोशल मीडिया टैप हो रहा है, आपका हर चीज टैप हो रही है। तो दैट इज वन ऑफ द टिप। प्लीज स्टूडेंट्स, जब आप कभी भी कोई एडमिशंस करते हैं या कुछ, यू कैन वर्बली डिस्कस इट विद योर पेयर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट पुट इट ऑन द सोशल हैंडल्स के जब तक पूरा प्रोसेस ना हो, until and unless you receive your visa, please do not, and please be positive in everything. Don't be negative, because these things are noticed by the embassies. Exactly. So please take care of these things, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है। अच्छा मैम, अक्सर लोगों के पास मतलब एक माइंड में चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लो ग्रेड्स देन आई हैव गॉटन स्टक हियर, मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, मतलब ना इमिग्रेशन के लिए ना स्टडीज़ के लिए, यहाँ पे भी जॉब के मसले मसाइल होते हैं। तो आपकी क्या इनपुट होगी इसके बारे में कि लो ग्रेड जो स्टूडेंट्स होंगे वो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे? बिल्कुल। और मैं ये हर बच्चे को कहती हूँ, देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक मिथ है या एक वो जो भी बात होती है कि जी बस पेरेंट्स भी कहते हैं बस तू तो बड़ा नालायक है, तू तेरा और बस दुकान पा देंगे, वैसे वो ऐसी नहीं होती बात। खैर पाकिस्तान में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, बाहर तो बहुत ज्यादा है, कोई मसला नहीं है। उनका ये कहना है कि एजुकेशन इज फॉर एवरीवन। जी बिल्कुल, ठीक है। अब ये होता है कि देयर आर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल। अच्छा, ठीक है जी। उसपे ये है कि आप जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए आप चले जाए फाउंडेशन करने का, ठीक है, और प्री मास्टर्स कर लें,
ठीक है, ठीक है। और इसी तरह आपका एक प्री PhD प्रोग्राम भी है, तो यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं बड़ी अच्छी से। अच्छा। तो जो लो ग्रेड वाले होते हैं वो कुछ यूनिवर्सिटीज तो डायरेक्टली उनको ले लेती हैं, लेकिन अगर वो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, ठीक है, सो देयर इज अ possibility they can definitely go by going through that preparation programs or foundation programs. ठीक है, ये थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे काइंडली कि प्रिपरेशन फाउंडेशन प्रोग्राम क्या होता है? देखें, FA FSC के स्टूडेंट्स हैं या जिनके O levels A levels किया हुआ है और उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं, ठीक है ना, तो वो ये कर सकते हैं कि वो एक बिटवीन 8 months to यानी 2 terms to 3 terms एक प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी ज़्यादा ट्यूशन फी तो देनी होगी, उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बहुत फैसिलिटेट करती हैं। आपके लिए एक 5 स्टूडेंट्स के लिए एक ट्यूटर होता है, अच्छा, जो कंजेस्टेड नहीं होता, मतलब इजीली 40-50 इससे ज़्यादा 40 स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ, 25 to 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं। और वो आपका जो ट्रांजेक्शन होता है ना फ्रॉम pre-university foundation to the university, that is very easy. अच्छा, बहुत आसानी से बच्चे जो हैं वो उन प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। The same thing would I ask for master program, for example, if someone wants to बिल्कुल ऐसा है, मास्टर्स का भी ऐसा है। And there is something very interesting which maybe students they don't know, that they can even change their subjects through foundation programs. Like if someone is say in someone doesn't have a background for business, जैसे ICOM, बहुत से बच्चे कहते हैं जी हमने ICOM नहीं किया हुआ तो हम business studies कैसे कर सकते हैं, so they can go easily फाउंडेशन के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, फाउंडेशन के थ्रू they can go to computer sciences, so they can choose। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जी हमने तो FSC लिया हुआ है, हमारे पास तो साइंसेज हैं, तो हम क्या करें फिर, ठीक है, अब वो फाउंडेशन कर लेंगे इनटू बिजनेस, इनटू कंप्यूटर साइंसेस, इनटू एनीथिंग, ठीक है, एंड देन दे कैन गो एंड जॉइन द, ठीक है, प्रोग्राम। IELTS करना पड़ता है, IELTS करना पड़ता है, IELTS से कोई किसी किस्म की कोई ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसके लिए, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक तो जो पैगाम मैं देना चाहती हूँ बच्चों को, लाइक राइट फ्रॉम जो मैट्रिक्स है बच्चे लेके PhD तक, एक तो ये है कि प्लीज़ जो टाइम मैनेजमेंट है ना उसका आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास बच्चे आते हैं जब एडमिशन्स का बिल्कुल आखिरी वो होता है, फिर उस वक्त ना हम स्कॉलरशिप्स को देख सकते हैं, ना हम उनके लिए कोई बजटिंग प्रॉपरली इस तरीके से कर सकते हैं कि वो जो है यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं या उनकी जो बर्सरीज होती हैं उनके टाइम ओवर हो जाते हैं, और उसमें फिर उन बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि अगर IELTS भी आप वक्त पे कर लेते हैं तो उसमें एक बात ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, IELTS में कम बैंड आता है, तो दे कैन रीटेक। लेकिन हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बिल्कुल अब जैसे अगर सितंबर में जाना है तो जुलाई अगस्त में बच्चे आएंगे कि जी मैम हमारा एडमिशन करा दें। अब उस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो जाती है with regards to universities, with regards to courses, with regards to scholarships। तो काइंडली इसको प्लीज जो भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखें और प्लीज वेल अहेड ऑफ टाइम अपनी रिसर्च शुरू कर दें। हमारे पास आए, हमारे पास आप 10 दफ़ा आए, 15 दफ़ा आए, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद इट। थैंक यू। बाकी मोहम्मद अली आपने उसको बताया USMLE का और क्लिनिकल रोटेशन का बिगिनिंग का, उसमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि किस तरह से वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, USMLE में और एम अपॉर्चुनिटीज में, when we talk about USMLE, हम लोगों ने डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के जो है विजिट किए हैं। आई हैव पर्सनली गिवन प्रेजेंटेशंस मैंने और मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में, इट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा,
पंजाब के काफ़ी सारे हैं, सिंध अभी तक हमसे टैप नहीं हो सका, बट ऑनलाइन लोगों ने वेबिनार किया डाउ मेडिकल के साथ। बट जो चीज़ एक मैंने कॉमन जो एक इशू देखा है स्टूडेंट्स के साथ, इनफैक्ट 2-3 इश्यूज हैं। पहला इशू ये कि स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट नो कि उन्हें करना क्या। हमारा चूंकि स्टूडेंट हमेशा या तो ग्रेजुएट होने की जब बिल्कुल करीब होता है आखिरी महीने में, तब उसे ख्याल आता है हमने करना क्या है, या जब ग्रेजुएट हो जाते तो फिर हम सोचते हैं अब हमने क्या करना। ठीक है, तो दे आर स्टूडेंट, दे आर लाइक टेकिंग द होल स्टूडेंट लाइफ एज फन। ठीक है, तो उनको हमारे स्टूडेंट्स को जरा अपनी आई वुड से कि अपनी गेम भी जरा थोड़ी सी अप करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग के पास ब्रेन्स हैं, वेरी स्मार्ट ब्रेन्स, बट हम लोग टाइम पे चीजें नहीं करते, टाइम पे यूटिलाइज नहीं करते अपने ब्रेन्स को। सो दिस इज वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स। द अदर प्रॉब्लम विद खास तौर पे ये मेडिकल स्टूडेंट जो मैंने उनके साथ देखा तो मुझे ऑब्वियसली इंटरेक्शन होता है। इशू ये है कि they do not want to study together, they do not want to inform others कि हम USMLE की तैयारी कर रहे हैं या प्लैब की तैयारी कर रहे हैं, प्लैब इज मेनली फॉर यूके। बट अगर मेरा पर्सनल एक ओपिनियन ये है कि अगर हम मिल के तैयारी करें तो ऑब्वियसली जब डिफरेंट स्मार्ट ब्रेन्स अगर इफ दे वर्क टुगेदर तो ऑब्वियसली एक बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली आपने भी ग्रेजुएशन की हुई है, देन यू मस्ट हैव स्टडीड इन अ हॉस्टल। वहां पे व्हेन यू स्टडी टुगेदर देयर इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। ग्रुप स्टडी में आसान हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम पे आप फंस जाते हैं 10 मिनट। अगेन इट डिपेंड्स, कुछ लोग दे वांट टू स्टडी अलोन, बट उस केस में आई डोंट थिंक कि आप इतना ज्यादा स्मार्टली, हर कोई उस तरह से तेज नहीं होता। ठीक है, कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, when they read the thing उनको हमेशा के लिए शायद ज़हन में याद रहती है। कुछ बेचारों को काफी दफा जाके पढ़ना पड़ता है, जाके समझ आती है। कुछ मेरी तरह के होते हैं कि उनको 2-2 महीने 3-3 महीने बहुत टाइम लग जाए। So that depends on the student, हर डिफरेंट कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसको आपने। बट आई पर्सनली आइडियली आई वुड वांट के जो USMLE के पैकेजेस हैं कैप्टन मेडिकल ऑफर करता है, आई थिंक अगर ये सब लेट्स से 5 स्टूडेंट का अगर ग्रुप मिलके अगर एक पैकेज खरीद ले, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन डेटाबेस ही खरीद ले फॉर द लाइसेंसिंग थिंग, आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है। स्टेप 1 का क्वेश्चन डेटाबेस होता है, स्टेप 2 सीके का भी क्वेश्चन डेटाबेस होता है। देन दे हैव अदर ऑप्शंस जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो, जिसमें इवन यू कैन गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बट ऑब्वियसली व्हेन यू पर्सनली गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, देन उसमें तो एक बंदे की समझ आती है। बट यू व्हेन यू आर स्टडीइंग एट होम, आप ये पैकेजेस लेके 5 दोस्त क्लास फेलोज मिलके पैसे शेयर करके यू कैन सेव द कॉस्ट। ठीक है, और आप फिर बेहतर तैयारी भी कर सकते हो। आप शेयर करो ना मटेरियल, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में पायरेसी की पायरेटेड बुक्स बहुत ज्यादा मिलती हैं। अब ऑब्वियसली वो लेटेस्ट वर्जन नहीं होते। द प्रॉब्लम विद दैट मटेरियल इज कि वो बिल्कुल आउटडेटेड नहीं होता, लेकिन लेट्स से इवन 25% इज आउटडेटेड। आपके एग्जाम में अगर वो 25% क्वेश्चन आ रहा है, देन यू आर लूजिंग अ लॉट। बिल्कुल। आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं ये USMLE में और ये प्ले? हम बेसिकली वी गिव देम द गाइड प्लान, राइट? हम वी सिट डाउन विद देम, वी डिस्कस द डिटेल्स। यहाँ पे बुला के वो सारा बुला के भी डिस्कस किया जा सकता है, ओवर द फोन ऑब्वियसली बुला के इट्स ऑब्वियसली बेटर। अदरवाइज ये कि कैपिटल मेडिकल इतनी जबरदस्त, एंड स्पेशली अमेरिकन जो उनका मैंने मॉडल देखा है, they are working with the students 24/7। अच्छा, ठीक है, even America is 10 hours behind us। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिन के 12 बजे या 2 बजे हम लोगों ने दिन के टाइम पे, पाकिस्तान के दिन के टाइम पे हम लोगों ने जब वेबिनार्स अरेंज किए, they were there, उनके वहाँ पे रात को 12 बजे थे, 2 बजे थे, उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनाइज किया उसको। ठीक है, घंटे के लिए उन्होंने वेबिनार किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने नहीं देखा कि हम 9 to 6 की नौकरी करते हैं, उसके बाद हमने स्टूडेंट को पूछना भी नहीं है। द अदर थिंग इज कि उनके पास एक मेडिकल एडवाइजर होता है। वैसे भी आप उनसे बात करें तो दे आर रियली हेल्पफुल। आपके साथ बैठ के आपसे हाफ एन आवर का तो आपका वैसे ही एक बैठे बिठाए आपके इंट्रोडक्टरी उनके साथ सेशन हो जाता है, आप किस लेवल पे हैं। बेसिकली उस हाफ एन आवर सेशन में या उसके अलावा अगर आपको मेडिकल एडवाइजर जब मिलता है तो दे डिस्कस द स्टडी प्लान। ठीक है, कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है, आपने करना क्या है। ठीक है, उस करने के बाद आपका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप 1 के अंदर देयर आर 8 मेन
सब्जेक्ट्स जिसमें स्टूडेंट्स ने स्टडी करना होता है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल। The thing is, आपको वो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको एंड में एक रिपोर्ट देता है कि आप इस एरियाज में वीक हैं, so they talk about your weaknesses and strengths। बिल्कुल, they want to improve your health। Exactly, तो वहाँ पे फिर मेडिकल एडवाइजर आपके साथ they sit down with you and then they will guide you कि आपने exactly ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, इस तरह से आपने तैयारी करनी है। स्टेप 1 में you need between 6 to 9 months to prepare। स्टेप 2 CK में between 3 to 6 months। OET basically it's something like IELTS जिसमें चारों मॉड्यूल्स वही हैं, listening, reading, writing, speaking। The best thing is कि इसके अंदर because you're a medical student तो वो medical terminologies यूज होती है, तो because obviously वो फिर आपके लिए उसका बड़ा फायदा होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक तो ये कि आपने जैसे स्टार्टिंग बताया कि हमारे लोगों को अक्सर पता नहीं होता इनिशियली, आखिर में जब फंस जाते हैं तो महीना पहले 15 दिन पहले आ जाते हैं, जहाँ पे फिर उनको फिर साल पूरा वेट करना पड़ जाता है। तो आई बी इंटरेस्टेड कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सेलेक्टेड यू गाइस फॉर द इनिशियल इंटरव्यू, तो वन मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज कि इनके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, या नहीं है कि सिर्फ सेल्फ फाइनेंस्ड है, स्कॉलरशिप्स की हर तरह की वो आपको करियर काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी का जो साल ज़ाया होना है उससे बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी सर्विसेज वो वाली करियर काउंसलिंग वाली इनिशियल जो बताना होता है कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास साल ज़ाया होने से बचाने के लिए, वो आप फ्री में देते हैं। इनिशियल कैरियर काउंसलिंग इज डेफिनेटली फ्री। आप आके जिस तरह मैम ने कहा आप हमारे साथ 10 दफ़ा आके मिलो, 15 दफ़ा आके मिलो, तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ मजाक भी करता था, मशवरे हम मुफ्त में देते रहते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज आपको जैसा मैंने कहा ना, स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा या तो जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं, या जब उनका आखिरी महीना चल रहा होता है ना, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन अबाउट हार्डली 10% स्टूडेंट्स जिनके माइंड में ये होता है, और दोज हु आर प्रिपेयर्ड कि हमने टाइमली क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल। और ट्रस्ट मी, कामयाब भी वही लोग हैं जिनको पता है हमने करना क्या है, किधर जाना है, ठीक है। हमने इवन हमारे लो मार्क्स हैं, इवन इफ दे हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, और फादर फॉर एग्जांपल बिजनेस रन कर रहे हैं, बेशक छोटी सी दुकान ही है, हमने जाके उनके साथ काम करना है, मैं इसमें ये चेंजेस ला सकता हूँ बीइंग अ व्हाटएवर ग्रेजुएट, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट टाइम पे आप कर सकते हैं, बट प्लान वे अहेड ऑफ टाइम। खासतौर पे अगर आपने बाहर जाना है आप किसी भी टाइम पे, लेकिन बेहतर है कि आप 6 महीने साल का टाइम अपने आप कम से कम दो जिसमें यू कैन प्लान वे अहेड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली आपने अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस नहीं देखे, मतलब कुछ भी हो सकता है कल को। आई हैव सीन पीपल जिनके हाथ में पासपोर्ट थे, वीजा के साथ वीजा लगे हुए, दे कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, ठीक है, बट वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आप टाइमली प्लान तो कर सकते हो ना। मतलब आपके पास कोई भी आ सकता है फॉर इनिशियल काउंसलिंग के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? हाँ, हम कुछ जगह पे हमारी भी लिमिटेशंस हैं। मेरा अपना इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, बट लिमिटेशंस का मतलब ये है कि स्टूडेंट समटाइम्स आके कहता है कि जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे भिजवा दो, ठीक है। इस तरह से नहीं होता। वी नीड टू सिट डाउन विद यू, वी नीड टू डिस्कस द डिटेल्स के आप किस एरिया में इंटरेस्टेड है। सर वो जिसमें मेरा दोस्त गया था, या सर किसी में भी भिजवा दें आसान से सब्जेक्ट में, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। हम लोगों के माइंड में बाहर जाने का मतलब ये है कि हम पढ़ाई एक साइड पे रखेंगे, पैसे हम जरूर देंगे, लेकिन हमने मेनली जाके काम करना है, ठीक है। बट पढ़ाई इज द मेन रीजन यू आर गोइंग देयर फॉर, ठीक है। पाकिस्तान में थिंग्स आर डिफरेंट। पाकिस्तान में हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आजकल तो माशाल्लाह से इतने ग्रेजुएट हो रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए नौकरी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। आपको या तो खुद ही कुछ छोटा मोटा सोचना पड़ता है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे मतलब जॉबलेस हैं। बिल्कुल ऐसे है। और दूसरी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई मसला नहीं है, आप MBA कर लें आके, ठीक है, या आप इस तरह का कोई कोर्स उठा लें, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लें। प्रॉब्लम है इसके हमारे इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान में वी आर बेसिकली मनी मेकिंग मशीन। हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट के पास पैसा है, बिल्कुल, ठीक है, उसको इंस्टॉलमेंट्स भी करके देंगे, 6 महीने का सेमेस्टर उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। बट द पॉइंट इज कि हमारा स्टूडेंट कहता है ठीक है यार मैं अपनी एजुकेशन इंप्रूव कर लूंगा, कुछ शायद नौकरी मिल जाए। ठीक है, सोल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद अली भाई। अच्छा मोहम्मद अली भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, what choices do intermediate students have for medicine studies abroad?
अच्छा, मेडिसिन जो है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल ऑब्वियसली इसलिए नहीं कि उसमें मैथ्स वगैरह इन्वॉल्व है। एडमिशंस के लिए अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टूडेंट्स जो हैं इवन विद 95% और लेस देन दैट उनको भी काफ़ी कम्पीट करना पड़ता है अनलेस दे गो फॉर अ फुली फंडेड, वो जो सेल्फ फंडिंग की ऑप्शन होती है पाकिस्तान में। Then they look for other options. For example, जिसके 89-90% मार्क्स हैं या 80% मार्क्स वाला, और उन्होंने करना ही, वो क्या कहते हैं, डाई हार्ड फैन है MBBS करने वाला, तो they look for options abroad. उसमें obviously English speaking countries, they are extremely expensive. For example, पहली बात जो उनके finances हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट यूके, उसमें ये है कि कम से कम 35,000 पाउंड्स पर ईयर से स्टार्ट होती है, 35,000 पाउंड दैट्स मिनिमम, ठीक है। और आगे तो फिर डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज। दूसरा, इनका एंट्री क्राइटेरिया बहुत टफ है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली आईएलटीएस, उसमें आपको थ्रू आउट यू हैव टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब एफएससी वाला बच्चा यूके में नहीं जा सकता बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू अ फाउंडेशन प्रोग्राम। फाउंडेशन में भी उसको ही हैज टू बी एक्सीलेंट। एक्सीलेंट में आराम से आप नहीं हो सकते, वो भी बिकॉज यू आर एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, उनके सिस्टम में जाके आप एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना इट्स नॉट एन इजी जॉब, ठीक है। इसी तरह यूएस में जो मेडिसिन है दैट इज मोर देन 5 इयर्स। अब स्टूडेंट्स के पास फॉर एग्जांपल जब हम उनको ऑब्वियसली वी डू टेल देम कि ये बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं, तो सस्ती ऑप्शन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह की और कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गई, टर्की हो गया। प्रॉब्लम इन कंट्रीज में ये है कि आप जाके वहाँ पे थियोरेटिकल तो सारा कुछ सीख लेते हो, प्रैक्टिकल आपको अलाउ नहीं होता है आराम से। चाइना में नो वे एट ऑल, अच्छा, ठीक है, आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर दूसरा इशू स्टूडेंट्स के साथ ये है कि व्हेन दे कम बैक टू देयर कंट्री, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इनको पीएमसी का एग्जाम देना है। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं कंट्री कोट नहीं करता, लेकिन एक स्टूडेंट आया मेरे पास, ही सिक्योर्ड अबाउट 95% मार्क्स फ्रॉम an XYZ college in that particular, पाकिस्तान से बाहर ही था ऑब्वियसली, और वो पाकिस्तान में वो नहीं कर रहा था, प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मैंने वैसे, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट यूएसएमएलई, तो मैंने उससे अचानक एक क्वेश्चन कर लिया कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हो? कहता नहीं सर। मैंने कहा वजह? सर वो पीएमसी का टेस्ट पास नहीं हो रहा। तो वजह ऑब्वियसली मेरे सामने खुल के उसी वक्त सामने आ गई कि थ्योरी तो उसको आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता। हालांकि पीएमसी का टेस्ट थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज आपके पास वो नॉलेज नहीं और स्किल्स नहीं आती जो एक डॉक्टर को चाहिए। बिल्कुल, प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो कहां से? एग्जैक्टली, सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर लूजिंग दैट। तो दिस व्हेन यू आर सिलेक्टिंग मेडिसिन, एमबीबीएस या एमडी कुछ कंट्रीज में से कहते हैं, तो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग दिस एज योर ऑक्यूपेशन इन कंट्रीज अब्रॉड, मेक श्योर यू आर गेनिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अदरवाइज यहाँ प्राइवेट में पढ़ लो आप, पैसे ज्यादा लगेंगे। पाकिस्तान से बाहर ऑब्वियसली यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, इवन अगर वो सस्ता भी है, ठीक है, आप लिविंग पे तो खर्च कर रहे हो ना, बिल्कुल, ठीक है। तो मेक श्योर पाकिस्तान में कर लो। अगर एडमिशन मिलता है तो देयर आर ऑप्शंस पाकिस्तान में, कम से कम जी यू विल स्टे इन योर होमलैंड, बिल्कुल। तो मतलब आप रिकमेंड कर रहे हैं कि एमबीबीएस मेडिसिन जो है ना वो इधर ही करें। अच्छा, मजे की बात, एमबीबीएस में स्टूडेंट अगर नहीं जाता तो वो समझता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जिस तरह किसी जमाने में फौज में लोग जाने के लिए वो समझते थे, फौज उनको 2 दफा एसबी रिजेक्ट करती थी, तो एट द एंड ऑफ द डे वो समझते थे दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। एमबीबीएस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि अगर आपको मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिलता, एलाइड हेल्थ साइंसेज एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। एलाइड हेल्थ साइंसेज में यू कैन स्पेशलाइज इनटू फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपी से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ बिकॉज अगर तो आपने वापस आके यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आप एमबीबीएस में नहीं जा सकते, यू कैन स्टिल कैन बी क्वालिफाइड एज अलाइड हेल्थ साइंटिस्ट। तो उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, इसके अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक एरिया को जाके आप टारगेट करो, उसके अंदर आप जाके बाकी डिग्री गेन कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। वो 4 साल में मिल जाएगी बजाय इसके कि आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा सर, एक आइट्स मैन फैक्टर इफ समवन वांट्स टू गो अब्रॉड, तो उसमें आप लोग किस तरह हेल्प कर सकते हैं? और प्रिपरेशन वगैरह में कुछ लोग थोड़े से वीक होते हैं, ज़्यादा तो डर जाते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, मैं क्योंकि आइट्स ट्रेनर हूँ, इट्स बीन 8 years सिंस आई एम टीचिंग।
डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं. कैटेगरीज में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर फ्रॉम maybe from O levels, A levels background, ठीक है. फिर ये कि मैट्रिक एफएससी वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं. अब डिपेंड करता है, मैट्रिक एफएससी वाले भी आते हैं. मैट्रिक एफएससी वाले भी ठीक होते है. हैं. जो स्टूडेंट्स हैं O levels, A levels वाले, एक्सपेक्टेड ये होता है कि उनका इंग्लिश लेवल अच्छा होगा, बिकॉज अब दैट डिपेंड्स कि वो किस सिटी से उन्होंने O levels, A levels किए. क्योंकि काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने खोल तो दिए O levels, A levels, लेकिन वहाँ पे उस लेवल के टीचर्स नहीं है जो उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें. ठीक है. इसी तरह जिसने मैट्रिक एफएससी किसी रूरल एरिया से किया हुआ है, तो मोस्टली ये होता है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती. मतलब 90% केसेस में मेरे पास स्टूडेंट्स ने परफॉर्म इतना अच्छा नहीं किया होता. परफॉर्मेंस से मतलब ये कि बंदे कम ओवर टू मी, सबसे पहली चीज़ मैं जो करता हूँ, आई टेक अ फ्री मॉक टेस्ट. ठीक है. फ्री मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ मैं जो चारों मॉड्यूल्स हैं छोटे छोटे उनका एक पार्ट कह लो, मैं उनसे उसका सिर्फ एक एग्जाम लेता हूँ. इट्स अबाउट 2 hours, अब डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट. मेरा पढ़ाने का तरीका टोटली डिफरेंट है. मैं 1-to-1 सेशंस देता हूँ. ठीक है. बिटवीन मंडे टू फ्राइडे डेली वहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होती हैं. अच्छा, मतलब क्लास में पूरे बच्चों को नहीं बिठाते, एक एक के साथ? एग्जैक्टली. सो उसमें ये है कि इनिशियली हम जब स्टार्ट करते हैं तो आई डू टेल देम कि आपने कैसे स्टार्ट करना है. देन आई बिलीव इन प्रैक्टिस. ठीक है. वो हमने सुना ही है ना, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. इट विल मेक यू परफेक्ट. ठीक है. अगर कोई सिंसियरली करे. एग्जैक्टली. ठीक है. सिंसियरली करने के भी काफी सारी रीजंस हैं, जो डिफरेंट तरीके से, आई मीन उनके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं आजकल चीटिंग करने की भी, बट आई वोंट गो इनटू दैट. बट द मेन थिंग इज कि जो चारों मॉड्यूल्स हैं वो डेली कवर होते हैं. अच्छा. उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग डेली होते हैं. और 3 घंटे का मैंने एक मिनिमम टाइम बताया. इट कैन बी 4 hours. अच्छा. अगेन स्टूडेंट का टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है. यूजुअली एग्जाम में ये सारे मॉड्यूल्स विद इन 3 hours कवर हो जाते हैं. ये आप यहाँ पे बुलाते हैं या प्रेफरेंस इज फिजिकल, लाइक यू हैव टू कम हियर टू द सेंटर, जहाँ पे आपको बिठा के फेस टू फेस डिस्कशन की जा सके. फिर ये कि समटाइम्स स्टूडेंट जो हैं दे वांट ऑनलाइन ऑप्शंस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स बहुत हेक्टिक रूटीन होती है तो ऑनलाइन का टाइम नहीं होता. जी बिल्कुल. ठीक है. तो प्रेफरेंस यही है कि आके यहाँ पे कर लें तो बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे हमारे इसी विसिनिटी में काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी हैं, तो यू कैन फाइंड अकोमोडेशन. बाकी ये है कि अगर आप यहीं पे इस्लामाबाद दिल्ली के हैं तो मेरे पास यहाँ पे अटक से डेली लोग ट्रैवल करके आते हैं. रात के आगे से, गुजर खान से आगे से लोग डेली ट्रैवल करके आते हैं. अभी तो खैर इस्लामाबाद काफ़ी आते हैं, B17 में फैल गया, वहाँ से लोग आते रहे. बट द मेन पॉइंट इज स्टूडेंट्स की कैटेगरीज हैं. कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी करते हैं. मेरा जो सेशन है बिटवीन 4 to 6 weeks. ठीक है. पर्सनलाइज्ड सेशन है. सम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद इन 4 weeks, सम आर प्रिपेयर्ड मे बी इन 6 weeks. थोड़ा सा उनको एक्सटेंड भी टाइम किया जा सकता है इन केस मुझे लगे कि स्टूडेंट अभी वीक है अभी उसको, बिकॉज आर्ट्स में यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन अ वे. प्रिपरेशन के अलावा अब जब एग्जाम दे रहे हो तो 55-60 हज़ार रुपये का. ठीक है. तो रादर देन वेस्टिंग दैट मनी, बेहतर ये है कि आप 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगाएं. बिल्कुल. ठीक है. मैं उनसे समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने उनसे कभी पैसे चार्ज नहीं किए एक्स्ट्रा फीस के. ठीक है. मेरे लिए स्टूडेंट इज द प्रेफरेंस, नॉट मनी. ठीक है. तो मैं उसको 2 महीने में बिठा सकता हूँ, बट दे हैव टू प्रिपेयर ऑनेस्टली एंड सिंसियरली. ठीक है. आपने फॉर एग्जांपल ये बताया कुछ लोग होते हैं जो कि वीक होते हैं, अक्सर वर्क ऑप्शंस के लिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल आर्ट्स के लिए. तो जनरल आर्ट्स में अक्सर लोग जो है ये नहीं कि इंजीनियर, डॉक्टर्स होते हैं या बैचलर्स होते हैं, वीक होते हैं इंग्लिश में, खासकर हमारे रूरल एरिया से जो लोग. तो उनके लिए कोई है आपके पास के मतलब थोड़ी सी? अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इवन जो स्टूडेंट्स, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ जिन्होंने BS इंग्लिश लिटरेचर किया होता है, मुझे अब खैर पहले होता था कि यार इनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होगी, हाई फाई लेवल पे होंगे, लेकिन व्हेन आई टुक द मॉक टेस्ट द स्टोरी वाज टोटली ऑपोजिट. ठीक है. अब जाहिर सी बात है रूरल एरियाज वाले बेचारे क्योंकि इंस्टीट्यूशन उनके वीक हैं, स्कूल कॉलेज में इतनी वो नहीं होती. तो व्हाट वी डू इज मैं मॉक के बाद इनको सजेस्ट करता हूँ, देखो पैसे लगाने का, आर्ट समझने का तुम्हारे ऊपर अभी टेम्परामेंट है. ठीक है. तो बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक.
हम लोग बेसिक भी ऑफर करते हैं। वी चार्ज 18,000 फॉर आइल्स क्लासेस 4 to 6 वीक्स या थोड़ा सा टाइम भी बट बेसिक में वी टॉक अबाउट टेंसेस, ग्रामर और इस तरह की चीजें इसके अंदर वी कवर द बेसिक सो दैट स्टूडेंट शुड नो हाउ टू एटलीस्ट मेक सेंटेंसेस। बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोचते हैं उर्दू में पर ट्रांसलेट करते हैं Exactly. फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बट वो आपको प्रैक्टिस जब होती है तो आप फिर थोड़ा सा फ्लो में आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल थिंग। डेफिनेटली स्टूडेंट वीक होता है बट ये कि आफ्टर 4 वीक्स का वो बेसिक कोर्स है इसके अंदर हम लोग बेसिक प्रिपरेशन करवाते हैं और यही पे करवाते हैं, ऑनलाइन उसकी बिल्कुल क्लासेस नहीं देते। अच्छा, तो उसके अलावा ये है कि आर्ट्स अब डिफरेंट जो आपने जैसा आर्ट्स जनरल का मैं बताया तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए ग्रेजुएट दे प्रोबब्ली वुड लुक एट 6.5 और 7 कि हाँ इमिग्रेशन की अपनी हर चीज़ की अपनी हर इंस्टीट्यूशन की हर डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे डॉक्टर्स की बात की जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं दे आर लुकिंग टू मूव टू यूके या यूएसए, उनको कम से कम 7 आइल्स, ठीक है, इन ईच मॉड्यूल। ठीक है, और बाय द वे यहाँ पे चीज़ ऐड कर दूँ, 7 is the minimum which they're looking at to move to UK और USA अगर आप डॉक्टर हैं तो। ठीक है, इवन इमिग्रेशन में कुछ इस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। कनाडा के लिए 777 चाहिए। बाकी अगर आपने मेरी सक्सेस स्टोरीज देखनी है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ स्टूडेंट जिसने 9 लिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट जिसने भी रिसेंटली ओवरऑल 9 स्टूडेंट विद 8.5 रिसेंटली 8.5 इन अप्रैल या मई की स्टोरी है। अगर आपने मेरी सक्सेस स्टोरीज चेक करनी है तो दैट इज ऑन जस्ट गूगल आइल्स सक्सेस स्टोरीज का वर्ड ऑन गूगल। जो सबसे पहला लिंक आएगा वो ब्रिटिश काउंसिल का, ब्रिटिश काउंसिल वाले सिर्फ पब्लिश करते हैं अपनी आइल्स सक्सेस स्टोरीज। उसके अंदर आपको पहले ही पेज में आई थिंक 3-4 स्टूडेंट्स में मिलेंगे जिसमें 7, 7.5, 8 वाली काफी स्टोरीज हैं। 8.5 वाली स्टोरी डेफिनेटली इज ऑन द फर्स्ट पेज। अच्छा, अभी रिसेंटली पब्लिश की है, देयर वाज सम इशू, टेक्निकल इश्यूज थे इसकी वजह से लेट पब्लिश की, बट दैट इज ऑन देयर। आप देख सकते हैं। स्टूडेंट का नाम याद है आपको? अबीरा इजाज नाम है। अबीरा इजाज और साथ नीचे मेंशन है मोहम्मद अली इमर्जिंग विजन्स लिखा हुआ है, मेरा नाम मेंशन है वहाँ पे। आप पढ़ सकते हैं सक्सेस स्टोरीज स्टूडेंट्स की हैं और 8 वाली काफी सक्सेस स्टोरीज है, 7.5 काफी कम है। लेकिन ये बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं कि आप 8.5, काफी सारे लोग मिस एडवर्टाइज, आई मीन जो प्रॉब्लम है लोगों का, वो एडवर्टाइज करते हैं कि 7 बैंड्स कंफर्म 7 बैंड्स, लेकिन आप गलत पोर्ट्रेट कर रहे हो। एक स्टूडेंट जिसका लेवल ही नहीं है, बिल्कुल आप उसको सारी जिंदगी भी लगे तो 7 नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ का पॉइंट फ्रेम उस तरह से नहीं होता कि वो उस लेवल पे जाके 7 ले सके। 7 के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, खास तौर पे राइटिंग के अंदर 7 नहीं आता इतने आराम से। मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, 7.5 वाज द बेस्ट बैंड इन राइटिंग। बाकी सब में 9 लिया होगा, 9 इन लिसनिंग, 9 इन रीडिंग, 9 इन रीडिंग, सॉरी स्पीकिंग, बट राइटिंग में 7.5 जब एग्रीगेट बनता है तो दैट इज व्हाई व्हेन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स स्कोर्ड 9 बिकॉज़ इट वाज 8.6 समथिंग। वो उन्होंने वो करके राउंड अप करके उन्होंने 9 दे दिया। तो एनीवेज जो लोग ये एडवर्टाइज करते हैं 7 बैंड या 7.5 बैंड, अगर आपका लेवल नहीं है आप कभी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका लेवल है, आपको कुछ जाहिर वजह वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली, मैं पर्सनली डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्कोर 7 और मोर देन 7। ठीक है, that was a very detailed answer and I hope it will help a lot of people कि जो आइल्स से अक्सर डरते हैं। मतलब मैंने बैचलर्स भी देखे हैं जो कि इंजीनियर्स होते हैं और फिर भी पता नहीं एक बला नज़र आती है आइल्स इनको। सो सर इज़ देयर फॉर यू, और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इनके थ्रू ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ आपके लिए, तो दे हैव लॉट ऑफ गुड बैंड्स। वीक लोग जो कि यूके अक्सर जाना चाहते हैं या केयर टेकर वीज़र्स, तो उनमें अक्सर मैट्रिक के भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं या इस तरह एफएससी के एफए के इवन आ जाते हैं। तो कम्प्लीटली उर्दू बैकग्राउंड होता है, लेकिन दे गेट ट्रेंड हियर और गेट गुड मार्क्स, और उनकी मेरे हाथ से फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और आप फ़ी कितने चार्ज करते हैं? फॉर एग्जांपल बेसिक और ये आइल्स ट्रेनिंग। बेसिक की फ़ी इज़ 15,000, 4 वीक्स का कोर्स है ये, और जो आइल्स है दैट इज़ 18,000।
ठीक है, फिलहाल हमने 18,000 की हुई है, डिपेंड करता है हमारे सर्कमस्टांसिस क्या रहते हैं, कंट्री की इकोनॉमी क्या रहती है, बट फिलहाल इट्स 18,000। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर डिटेल आंसर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शान अहमद। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ट्रस्टवर्दी तो है ही हैं, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड ऑन प्लेटफॉर्म gulhaz.com। हम इसको हर तरह का बंदा अलाउ नहीं कर सकते टू कम इन और ऑफर देयर सर्विसेज। वो ट्रस्टवर्दी होने के साथ साथ आई वुड से दे आर डाइवर्स सर्विस प्रोवाइडर्स, बट डाइवर्स आई मीन के हर बजट का बंदा उनके पास कवर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये नहीं कि सिर्फ सेल्फ फाइनेंस, यानी कि सिर्फ इंजीनियर्स या सिर्फ आपके अकाउंट्स वाले या डॉक्टर्स, हर बैकग्राउंड का बंदा, हर बजट का बंदा, दे कैन come to them, discuss with them the opportunities they can avail. So let's welcome all three of them. ये इंटरव्यू beneficial हुआ होगा for all of you, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए रिगार्डिंग मास्टर्स एडमिशन, बैचलर्स एंड पीएचडी, और बजट्स भी कवर कर लिए, और वीज़ा में जो मसले मसाइल आते हैं, स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस, आइल्स वगैरह सारा कुछ डिस्कस किया। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा यू कैन अप्रोच अस थ्रू द गिवन नंबर। थैंक यू सो मच। हमारे मार्केट प्लेस का एक्चुअली मकसद ये है, हमने जो बिल्ड किया है फॉर अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, इधर फॉर स्टडीज़ और इमिग्रेशन और वीज़ा टू वीज़र्स, कि हम देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अनफॉर्चुनेटली स्कैम एंड फ्रॉड इन द मार्केट के। लोग पैसे ले लेते हैं लोगों से, एंड दे डोंट डू व्हाट दे कमिट टू देयर एप्लीकेंट्स और पीपल, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे वैनिश आउट ऑफ थिन हेयर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट प्लेस हम बना चुके हैं, और इसमें जो कंसल्टेंट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे हैव बीन पास थ्रू आवर फिल्टर्स। उसके बाद जो है ना हम अलाउ करके, फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन से वी हैव ऑलमोस्ट 100 एप्लीकेंट्स जो कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बट वी आर नॉट अलाउइंग एवरीवन टू ज्वाइन। और उसके अलावा जो ऑप्शन है इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली जा चुके हैं तो स्कॉलरशिप या खुद सेल्फ फाइनेंस पर किस तरह जा चुके हैं, तो उनसे भी बात कर सकते हैं। नॉर्मली फेसबुक वगैरह पर लोग रिप्लाई नहीं देते, तो उसके अलावा वी हैव पीपल देयर, द कैरियर काउंसलर्स एज वेल हु हैव डेकेड्स ऑफ इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस। तो आई होप दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए गाइडेंस के लिए कोई नहीं होता, जिनको राइट वे का पता नहीं होता, फ्रॉड से डरते हैं या लोगों से मिलने से डरते हैं, देयर दे कैन अवेल ऑल दिस सर्विसेज।